मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो लेक्चर से हम लोग चीन की विदेश नीति डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका पार्ट थर्ड देखेंगे। आपको लग रहा होगा समय ज़्यादा लग रहा है, पर क्योंकि महाशक्ति है और महाशक्ति की विदेश नीति में आपको कई उतार, कई चढ़ाव, कई बदलाव, कई परिवर्तन एक साथ चलते दिखाई देते हैं, तो उनको डिस्कस करने में और समझने में वक्त लगता है और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी भी है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आज आपको थोड़ा आगे और लेकर चलता हूँ। कल हम लोगों ने 1969 तक चीन की विदेश नीति की बात की थी, उसमें कुछ बिंदु रह गए थे जो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, होता ये है, मैंने आपसे कहा था कि 1959 के बाद चीन की विदेश नीति में आक्रामकता आती गई और ज़्यादा दूर ना जाएं, उदाहरण भारत का ही लें कि 1962 से ठीक पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा है और फिर चीन हम पर आक्रमण कर रहा है और हमने कूटनीतिक और सैनिक पराजय देखी। यकीन मानिए, ये पॉलिटिकली कोई इस पर हम डिबेट ना करें तो बेहतर होगा। आप दो फैसले आपके सामने विकल्प होते हैं, आप एक का चुनाव करते हैं और हो सकता है वो गलत चला जाए। यहाँ किसी भी हम व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दे सकते। उनकी विदेश नीति इतनी आक्रामक हो गई इस दौरान और उसके कारण कई हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया के जगत में सोवियत संघ के अलावा वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक वो केवल सोवियत संघ की परछाई के रूप में जाने जा रहे हैं, उन्हें वो स्वीकार नहीं है। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं एशिया में और दुनिया में। एशिया में करीब करीब कायम कर चुके हैं, दुनिया में कायम होना चाहते हैं। इसी दिशा में आपको मैं उदाहरण दूँ 1956 का। 1956 में हंगरी में एक विद्रोह होता है। हंगरी में सरकार थी साम्यवादी, सोवियत संघ के समर्थन वाली, और लोकतंत्र समर्थकों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और सोवियत संघ ने वहाँ बहुत आक्रामक कार्रवाई करते हुए अपने टैंक भेज दिए, अपनी फौज भेज दी। दुनिया में आलोचना हुई, होनी ही थी। चीन ने समर्थन किया और न सिर्फ वहाँ समर्थन किया बल्कि एशिया में जहाँ जहाँ ऐसे टापू थे, उनके देश थे जहाँ वो नियंत्रण रखते थे, वहाँ वहाँ उन्होंने सख्ती बहुत बढ़ा दी, ये मानते हुए कि ऐसे विद्रोह यहाँ ना हो पाए। दुनिया ने फिर उनकी इस आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया, अपोज हुआ, विरोध हुआ और इसी दौरान 70 का दशक बीत गया। 1971 महत्वपूर्ण साल है क्योंकि अब चीन चाओ एन लाई की नीतियों को थोड़ा छोड़ना चाह रहा है। उनको ऐसा लगा कि आक्रामकता के साथ जो वो हासिल करना चाहते थे वो अब कर चुके हैं और अब व्यवहारिकता और वास्तविकता, बेवलिज्म एंड रियलिटी, इनके बीच में एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जाए कि जहां चीन, आप ध्यान रखें, उससे पहले ख्रुश्चेव और उससे पहले स्टालिन ये नीति दे चुके हैं कि उदारवादी और समाजवादी समूह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से अपना जीवन दुनिया में बिता सकते हैं, केवल आक्रामकता के जरिए नहीं। चीन ने इसको एक्सेप्ट किया और अब धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज़ में उदारता आनी शुरू हुई है नए बदलावों के साथ। लेकिन तेवर इतने जल्दी उनके हल्के भी नहीं पड़े। आप देखिए, जो सबसे खतरनाक चीज़ है, 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिलती है। अमेरिका ने अपना वीटो इस्तेमाल नहीं किया इस बार और चीन को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई। 1971 में ही हेनरी किसिंजर, मैंने कल आपको जिक्र किया था, विदेश सचिव थे अमेरिका के उस ज़माने के, वो माफ़ करें, चीन की यात्रा पर जाते हैं और एक टर्म उन्होंने यूज़ की है, शटल डिप्लोमेसी। आपने ये शब्द देखा होगा। शटल जो होती है, एक ट्रेन कह लीजिए या कोई बस कह लीजिए, वो दो स्टेशनों के बीच चलती है। हेनरी किसिंजर ने वॉशिंगटन और पीकिंग, जो राजधानियां हैं अमेरिका की और चीन की, उनके बीच में इतनी यात्राएं की कि उनको शटल कहा गया। लगातार कई बार वो गए, सबसे पहले 1971 में, उसके बाद 1972 के अंदर राष्ट्रपति जो चीन के थे वो रिचर्ड निक्सन,
वो चीन की यात्रा पर गए बरसों के बाद। वो किसी साम्यवादी देश की यात्रा थी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलें, आप देखिए जब वो उनको जैसे ही ये दर्जा मिला है एक राज्य का संयुक्त राज्य के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, 1972 के 9 महीने में 30 देशों के राज्य प्रमुख, व्यापारी मंडल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स 30 देशों के चीन यात्रा पर गए, क्योंकि सस्ता श्रम, विशाल देश, संसाधन और ताकत तो है ही, तो उसकी उपेक्षा करना ज़्यादा संभव नहीं था। और यही स्थिति यहाँ पर काम करती रही कि चीन पर अब दुनिया का विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद आप देखें 71 के बाद अब वो धीरे धीरे उदार होते जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को माना कि व्यवहारिकता और वास्तविकता इस बात में ज़्यादा चीन को पॉइंट दिलवाएगी दुनिया की स्थितियों के अंदर कि जब वो दुनिया के उन देशों पे जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता केवल और केवल यूरोप, अमेरिका और सोवियत संघ से मिल रही है, यदि ये आर्थिक और तकनीकी सहायता उनको चीन प्रदान करे तो वो दुनिया में एक मजबूत और ताकतवर छवि बनाने में कामयाब हो सकते हैं। चीन की मुद्रा युआन है और युआन एक मजबूत मुद्रा के रूप में जानी जाती है, उस समय तक बन चुकी थी। चीन ने दुनिया के इन कमज़ोर देशों को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया और लंबे अरसे के लिए कि आप केवल धन लीजिए और अपने देश से विकास से कार्य लगाइए। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, कई पुरानी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, गांव का महाजन जब पैसा देता है तो एक आर्थिक नियंत्रण तो आप पर वो कर ही लेता है, आप पर भी और आपकी सोच पर भी। और दूसरा, आपके जो ठेके में हैं उस काम को करने के लिए तकनीकी आपके पास है नहीं, आपके पास खाली पैसा है। कई देशों को सहायता तकनीकी रूप में दी गई और ये भी शर्त लगाई गई कि जो आर्थिक सहायता आपको दी जा रही है, इसके टेंडर जो हैं आपके देश में काम करने के, वो चीन को दिए जाएंगे, जो स्वाभाविक था। इस तरह चीन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ बनाई। उसके बाद आप भारत की तरफ आएँ। आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी जब 1985 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक लंबे अरसे के बाद, मेरे ख्याल से 62 के बाद, वो ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने चीन की यात्रा की है। और चीन के जो प्रीमियर थे उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मेरे युवा दोस्त का स्वागत है। यानी भारत और चीन अपने अब सीमा विवाद को कायम रखते हुए, आप ध्यान रखें, बॉर्डर इशू है, तब भी था और आज भी जारी है, लेकिन व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने के लिए भारत ने शुरुआत की और चीन ने उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ऐसा हो रहा है अमेरिका के साथ भी, क्योंकि चीन अब सोवियत संघ से धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहा है और यहाँ तक कि सोवियत संघ और चीन की जो बॉर्डर है वो करीब 4000 किलोमीटर की है। उस पर 10 लाख सैनिक तैनात थे सोवियत संघ के। संबंध इतने ख़राब हो चुके थे, अब उनको नॉर्मलाइज करने के लिए इन्होंने अपने संबंध बढ़ाए यूरोप और अमेरिका के साथ। कई समझौते हुए, आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी, व्यापारिक भी, सैनिक भी, और अब इससे सोवियत संघ को अलग थलग किया जाना शुरू किया गया। इसके आगे की बात हम कल करेंगे।